चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन 3.1 का लग गया था लास्ट टाइम पर, 3.2 का दूसरा भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। बैट का यूनिट प्राइस मान लेते हैं x, कह देते हैं x, और इसी तरह जो बॉल है उसका यूनिट प्राइस मान लेते हैं y, रुपीज में है सब। तो 3 बैट थे और 6 बॉलें थी, दोनों मिला के कितने रुपए लगे? 3900। पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरा बोला लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। अब उसके बाद इसने क्या किया है? शी बाइज अनदर बैट, एक बैट लिया है और 3 मोर बॉल्स यानी 3y लिया है। कितने की पड़ी वो? 1300 रुपए की। अब बोल रहे हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रा के हिसाब से हमने दिखा दी, ये एल्जेब्रिकली यही है, एल्जेब्रा बना दी। और ज्योमेट्रिकली दिखाने का मतलब क्या है कि इसका स्ट्रेट लाइन बना दीजिए आप। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन बनाने में कैसे बनाएंगे? हाँ, कोई पॉइंट रखिए यहाँ पर। ये 3 से तो डिवाइड भी हो रही है, तो इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 हो गई। गलत लिखा है, कुछ लग रहा है सही लिखा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें आगे हमने बनाया टेबल x y, इस इक्वेशन के लिए बना रहे हैं। x रख दो 0, तो y कितना आ गया? 650। y 3 है, इस इक्वेशन के लिए टेबल बना रहे हैं। अब यहां पर रख दो y 0, तो x कितना आ गया? 1300। और भी कोई पॉइंट निकालना तो निकाल सकते हो ना, 2 तो मिल ही गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y को 100 में प्लॉट कर लो, या 100 की जगह 500 में कर लेते हैं। तो ये 500, ये 100 करोगे तो 5 करना पड़ेगा। ये 2y, ये 2y, ये मान लो हो गया कितना? 200 डाल देते हैं, 200, 400, 500, 600, तब भी वैल्यू काफ़ी लंबी निकल जाएगी। 500 डाल दो, 500, 1000, और ये 1500 x की, और इसी तरह y की डाल दो, 500, 1000, 1500। तो ये पॉइंट पहले क्या है? 0,650। तो 0 x 0 है, तो x 0 का मतलब यहाँ आ गया। 650 मतलब ये 750 है, 650 यहाँ कहीं होगा। ये ऐसे बना दिया अंदाजे से। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? 0,650। अब अगला बनाया 1300,0, तो 1300, 1500 के 1250, 1300 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये लाइन कैसे बन गई? ऐसे सीधी बना लेना, थोड़ी ऐसे। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको बनाने का है। इसका बॉक्स बना लो जल्दी से। x y, x की वैल्यू 0 कर दी तो y कितना आ गया? 650। y 0 कर दो तो x कितना आ गया? 1300। तो 0,650 पहला पॉइंट, तो 0,650 यही वाला पॉइंट है। उसके बाद 1300,0, तो ये कौन सा था? 1300,0। नहीं, कुछ गलत लिखा है क्या? x 0 रखा, 3 से डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 400, 433 के आसपास, 433.33 ऐसे आ रही है। तो ये वैल्यू यहाँ ना होके 400 का मतलब यहाँ कहीं आ जाएगी ये, और ये पॉइंट तो सेम आ गया। तो वो लाइन कैसे जाएगी? ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है,
ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इन लोगों ने दिखा दिया है इसको। ये ज्योमेट्रिकली यानी प्लॉटिंग है, आप ग्राफ पेपर पे और अच्छी प्लॉटिंग कर पाएंगे। ये तो एक रफ प्लॉटिंग करके दिखाया है। और इस तरह यहाँ पे जो प्लॉटिंग करते हैं, कोशिश करते हैं बेटा कि इंटीजर नंबर मिल जाए, उसको प्लॉट करना आसान होता है। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू में 433.33 लिया है तो वो भी ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि गैप ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? समझ गए ना इसको करने का तरीका? अब जो थर्ड, इसको जल्दी नोट कर लो। शिवेंद्र नोट कर लिया है? अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। एप्पल का कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, इसको कितना मान लो, x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y। तो बोल रहा है 2 kg एप्पल थे और 1 किलो बनाना नहीं, ग्रेप्स। आपको सवाल बनाना है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, वही सेम। तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए, ग्राफिकली आप बना लेंगे उम्मीद करते हैं। ये कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल है क्या लाइन? ये लाइनें पैरेलल हैं, जब बनाएंगे तो पैरेलल मिलेंगी, तो इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली मैं नहीं बना रहा हूँ, आप पॉइंट रख के बना लीजिएगा, आगे की बात करेंगे हम लोग। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, क्यों अंशिका? नोट कर लो, आगे चलते। तो चलिए, ये जो टेबल है ये हमारे काम की हम लोगों के, सही समझते हैं। आप बुक में भी बनी हुई है। देखिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, हम लोगों ने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकली क्या फोटो होता है, स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो 2 अगर लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो या तो वो आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब एक जगह काट रही होंगी, या वो एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस। L1 L2 एक के ऊपर एक, और पैरेलल लाइंस का मतलब है दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये ज्योमेट्रिकल बात कर रहे हैं हम लोग। अब अलजेब्रा के हिसाब से क्या मतलब होता है, जब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। हमें मालूम है कि दोनों के साथ सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट आते हैं, अगर आते हैं तो वो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी दोनों में जो पॉइंट कॉमन है। उसके बाद अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो हर पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल है तो कभी एक दूसरे में ये मिलती नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन होती है हमेशा। ठीक है, कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। जब बोलेंगे नो सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकली क्या बोलेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बिना सॉल्व किए कैसे पहचान सकते हैं? इस तरह पहचान सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। जैसे यहाँ आ जाओ, पहले वाले का सिद्धि a1 कितना है, 1। जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो इससे इसको कंपेयर किया a1 टाइप मान के, तो a1 कितना आ गया, 1, ये देखो। और a2 इसका कितना आ गया, 3, तो ये 1/3 हो गया, कि a1/a2 आ गया। और ये b1/b2 निकाला, तो b1 क्या है, -2, और b2 क्या है, 4, y के साथ वाला b है। ठीक, फिर आ जाओ तीसरे में c1/c2, तो इसमें तो c1 है ही नहीं, तो c1 नहीं है तो उसकी जगह 0 मानेंगे, तो ये हो गया 0/-20। इससे कंपेयर कर रहे हैं, बन गया। अब देखिए, ये a1/a2 और b1/b2 जब नहीं बराबर होते हैं तो वो बन जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए, बराबर नहीं है, 1/3a इज नॉट इक्वल टू -2/4, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए, जहां पर होती है कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों होते हैं। उसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है,
अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसी लाइन को किसी भी गिनती से मल्टीप्लाई कर दो, वो नई लाइन बन जाती है। जैसे लिखा 2x + 3y - 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, देखो, है ना। आप 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लाइन मिल जाएगी, वो भी पैरेलल होगी इसकी, वो भी कोइंसिडेंट लाइन होगी। जैसे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6x + 9y माइनस, तो ये भी, ये तीनों लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल एक दूसरे के, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन होगी, सारी कोइंसिडेंट लाइन है। तो यहाँ पर मयंक हमने क्या किया, a1/a2 लगाया 2/4, फिर b1/b2 वो लिखा 3/6, और c1/c2 - 9/18। ये देखिए 1/2 1/2 1/2, तीनों के रेशियो बराबर है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आ जाएगा ना 2/4 को। तो ये तीनों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब तीसरी बात करते हैं, जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिले, तो उसमें क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा वो, तो पैरेलल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो a1 कितना है आयुष इसका 1, a2 कितना है इसका 2, तो ये 1/2 हो गया। या जो b1 कितना है 2, अंशिका b2 कितना है 4, तो ये 2/4 आ गया। ये c1 कितना रजनीश, और c2 तो -4/12, तो देखिए 1/2 2/4 -4/12। ये देखिए a1/a2 = b1/b2, ये 1/2 है, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 ही तो आ जाएगा। तो ये और ये बराबर हो गए, लेकिन ये कितना आ जाएगा 1/3, ये बराबर नहीं है इसके। तो ऐसी लाइंस कैसी मिल जाती हैं, पैरेलल, और कभी इसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हमको अभी के तौर पे इतनी बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो एग्जाम्पल तो अपनी बात की बात है, इतनी चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि रिकव रेशियो पे क्या चीज़ होती है ग्राफिकली, और उसका अलजेब्रा में मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इस पर और आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं हम लोग। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं इस पर सार्थक, कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ जी। नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल होते हैं। हाँ, तो कर्व्स भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सीधी लाइनें होती हैं, तो एक इंटरसेक्शन है, दूसरा बस की बात नहीं होगी, मुड़ना नहीं है भाई। लाइन स्ट्रेट है तो ऐसे बनी, और मान लो ऐसे काटी तो एक ही बार तो काटेगी। मान लो एक लाइन है और दूसरा एक कर्व है, तो कई बार काट सकता है, तो उसका केस सिंपल नहीं रहता है, टेढ़ा केस होता है। कौन कितनी बार काट रहा है उसको तो निकालना पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हैं यार? सर, और सर्कल की भी कोई और क्या सबकी। आप क्लास 11 में जब जाएंगे तो एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस, उसके अंदर जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये कोर्स में ही पढ़ने का। सर्किल आप पहचानते ही हैं, उसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे आप। फिर एक पैराबोला पढ़ेंगे, वो भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था, उसकी इक्वेशन बनेंगे कि कैसी होगी तो पैराबोला बनेगा। फिर इलिप्स की बनेंगे। इलिप्स क्या होता है जानते हैं? जानते हैं 9th क्लास में केपलर लॉ जब पढ़ रहे थे तो इलिप्टिकल पाथ का जिक्र किया था हम लोगों ने, जानते हैं, है ना। तो वो इलिप्स होता है। सर्किल को पचका दीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे से, हम बैठ जाएं जैसे सर्किल पे, तो थोड़ा पिचक जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। सर्किल होता है ऐसे गोला, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आपने पूछ ही लिया है। अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, अभी तो उसकी इक्वेशन भी नहीं पढ़ी। 11th क्लास में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे आप। जानते हैं इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन। तो उसके बाद सर्किल पढ़ेंगे आप, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे क्लास 11 में। फिर पैराबोला पढ़ेंगे, फिर इलिप्स पढ़ेंगे। ये सर्किल को पिचका दो थोड़ा सा, अच्छा नहीं बना लेकिन समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद एक और आता है हाइपरबोला, इस टाइप का सह रहता है। ये जो कहानी है ना, ये कोनिक सेक्शंस बोलते हैं इनको। क्यों कोनिक सेक्शन बोलते हैं?
क्योंकि हमने कोण पढ़ा है, कोण जानते हैं ना, ये देखो दो कोण है इन्वर्टेड, आइसक्रीम जिसमें खाते हो हैप्पी बर्थडे वाली कैप है ना, तो ये कोण ऐसे इसी से ही काट काट के निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो 11 में समझाएंगे, अभी ठीक नहीं है। इसी से काट काट के ऐसे निकाल सकते हैं आप। और पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में इसे आजू बाजू दिखते रहते हैं हमको। स्ट्रेट लाइन हमेशा दिखती है, ये रॉड लगी हुई स्ट्रेट लाइन है, पाइप कह लो, हर जगह स्ट्रेट लाइन दिख रही है। कोई बीम डालनी स्ट्रेट लाइन, तो उसी से कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन डाल रहे हैं ये कितना लोड ले पाएगी, ऐसा ना डाल दें धड़ाम से गिर जाए 10 साल बाद। ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो इक्वेशन से कैलकुलेशन कितना वजन डालेंगे नहीं डालेंगे, कितने दिनों तक लाइफ है इसकी। उसके बाद सर्किल आता है, तो सर्किल में बहुत जगह देखते हैं हम लोग, मोटर वोटर के पार्ट सर्कुलर होते हैं, बॉल वेयरिंग वगैरह, तो उनका कैसे लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसकी एनालिसिस कैसे हो सकती है, तो वहाँ इक्वेशन काम आती है। एक ईंटे को बांध के ऐसे घुमाने लगी, सर्कुलर मोशन होने लगता है रस्सी में। पैराबोला क्वाड्रेटिक में ही देखा था। कभी कभी क्या होती है, जब ये रॉड दबती हैं, जैसे कोई रॉड लिए बीच में कुछ लटका दिया तो पैराबोलिक शेप में टेढ़ी हो जाती हैं। पैराबोलिक मिरर्स आते हैं, पैराबोलिक मिरर भी आते हैं। हाँ, पैराबोलिक मिरर्स आते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स आते हैं। रिफ्लेक्टर मतलब कार की हेडलाइट जो होती है उसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, सबकी जानकारी आने वाले सालों में मिलेगी आपको, अभी बताने से कोई लाभ ज़्यादा नहीं है। इलिप्स, ये इलिप्टिकल पाथ पे सूरज और चंद्रमा घूम रहे हैं, सूरज तो नहीं घूम रहा है, मतलब प्लेनेट सोलर, तो उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, समझ में आनी चाहिए ना हमको। और क्या था, ये पैराबोला वहाँ भी देख सकते हो, जब हम लोग बॉल लेते क्रिकेट खेलते हो, कैचम कैच खेलते हो, एक ने बॉल हवा में उछाली और दूसरा कैच करने के लिए खड़ा है, आईपीएल चल रहा है, तो जो बैट्समैन ने मारा छक्का घुमा के ना, तो बॉल की जो ट्रेजेक्टरी होती है, यानी जो पाथ, वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो अगर आपको बम का गोला छोड़ना है पाकिस्तान के किसी दुश्मन के ऊपर, छोड़ना पड़ सकता है ना, कोई हो गया लफड़ा, क्यों सिद्धि, आजकल तो गोलों की बात ही चल रही है, तो गोले मान लो छोड़ने हैं, तो वो यहाँ से तो छोड़ा, अब गिरे कहाँ की कैसे पता चलेगा, आइडिया है कि नहीं। तोप से दागा, या प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से छोड़ा मिसाइल, तो मिसाइल सीधे नहीं जाता ऐसे, वो ग्रेविटी खींचेगी तो ऐसे गिरेगा, तो मारा तो यहाँ गिर गया कहीं और जाके, तो क्या फायदा होगा, है कि नहीं। तो वो टारगेट पे कैसे सेटिंग है उसकी आइडिया होना चाहिए पैराबोलिक, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो इस तरीके से वो जो पायलट्स रहते हैं, जिन्हें सुपर क्या बोलते हैं, फाइटर पायलट्स बोलते हैं, उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, वरना तो किसी ड्राइवर को ही चढ़ा दिया, चल लो भाई, तो लिए बड़े बम बम बम, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग है, काफ़ी तेज तर्रार आदमी चाहिए उसमें, मानसिक तौर पे भी और फिजिकली भी फिट। कुछ पकड़ में आ रही बात क्या, कुछ नहीं आ रही है ना। अच्छा, तो वो बस कहानी सुनो तुम लोग, पैराबोलिक पाथ पे जाके अटैक करने के लिए। अब आके इलिप्स समझ ही गए हो, चक्कर चल रहा है, चक्कर मतलब सोलर वाला चक्कर चल रहा है उधर, और हाइपरबोला भी कई जगह यूज होगा। तो मैंने ये बताया जो उन्होंने पूछ लिया था, ये इसमें से कुछ भी आपके 10th में नहीं पूछा जाएगा, इसका आइडिया लिया हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, याद है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये पैराबोला शो कर रही थी। ये दो नहीं दिख रहे तुमको, है ना फर्क, ये दो दिख रहे हैं, ये एक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये इकलौता तोड़ नहीं सकते इसमें से, ये पूरा एक सेट है ना। जैसे हम लोग की दो आंखें हैं, ये तो एक से ही, वो नहीं ठीक है, दोनों एक साथ है ना। तो ये थोड़ा आइडिया दे दिया, किसने पूछ लिया था हमसे, साथ समझ गए हो ये। लेकिन 10th में नहीं पूछा जाएगा आपसे, हमने आइडिया दे दिया कि मन में आपके क्वेश्चन उठा है, इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। क्या बोलती है अंशिका गुस्से में दिमाग चढ़ गया इसका। आगे चलते हैं। सिद्धि क्या कुछ करने वाली स्पेशल? अच्छा, कुछ भी आप लोग कुछ स्पेशल करने वाले हो तो बता देना, हम भी देखना चाहते हैं क्या जादू दिखाने वाले हो, जैसे बैठे बैठे कुछ हो जाए आपको।
एकदम से कई बच्चों को होता रहता ना यार, चिल्ला उठता हो कोई, कोई कुछ और करने लगता है, कोई खोया ही रहता है, पता नहीं कहाँ हैं, चल रहे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, चलने दो मास्टर साहब, आप लगे रहो, हम लगे रहते इधर, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। राजवर्धन बताओ क्या बात चल रही तुम्हारी, वो भी कहीं लगे हैं। कल टेस्ट है आपका, मालूम है आपको? पढ़ लिख के आना। सिलेबस क्या यही नहीं मालूम इनको, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। कौन है सिलेबस वाला? कौन पूछ रहा है सिलेबस? किसी ने पूछा सिलेबस? पहले 2 चैप्टर पढ़े ना, घबराते क्यों? सीरियस मत रहा करो, तुम तो डर जाते हैं, हमें मुस्कुराया करो थोड़ा यार, तुम्हारा तो पढ़ा हुआ है ना, बस बढ़िया हो जाएगा। यहाँ कई लोग बैठे हैं कुछ नहीं पढ़ा, देखिए बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट चल रही है, एकदम चमक रहे हैं चेहरे, ये तो अब हंसने भी लगे, देखो देखिए हालात, देखिए कितने मज़ेदार है। जो बेचारा पढ़ रहा है वो टेंशन में है, जो नहीं पढ़ रहा वो कह रहा है जीवन तो जीने के लिए होता है, पढ़ने के लिए थोड़ी। क्यों सिद्धि जब हंस देती तो मुझे लगता है कि हाँ जोक अच्छा था, वरना सिद्धि हंसती नहीं, कुछ भी हो जाए, बहुत सीरियस लड़की है ना सिद्धि। क्या करना है हम लोगों को, कहाँ पहुँचे? 3.2 पे आ जाते हैं। देखिए 3.2 में पहला का क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे किया अभी तक। पहले का पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने ले लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से दोनों 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, x + y = 10 हो गया भाई, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब आगे कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब इन दोनों को सॉल्व करके बोल रहा है बता दो कितने कितने बॉयज। हाँ बस उसमें है क्या, y की वैल्यू इसमें डाल दो, तो x + 4 y की जगह रख दिया ये पूरा बराबर 10, तो ये हो गया 2x बराबर +4 = 10, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो 3 क्या थे? लड़के, और लड़कियां फिर कितनी हो गई? दोनों 6 थे, लड़की हो गई 7। x + y 10 था ना, टोटल 10 थे, 3 लड़के हो गए तो बची लड़कियां, तो 3 लड़कियां हो गई, 7 लड़कियां हो गई, तो ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज़ हो गए। कुछ भी नहीं था, ऐसे ही फालतू सवाल था, है कि नहीं? समझ में आया ना? बहुत आसान था ये, तुम लोग के लायक थोड़ी है, तुम लोग तो पढ़ाकू बच्चे हो ना, कई लोग तो डाउन है बैटरी। सर यही बारी था हमारे लिए फिर पेंसिल वेंसिल की बात है, करना चाहिए क्या सेकंड वाला पार्ट? नो सर। चलिए साहब सेकंड करते हैं, कर लेना सेकंड पार्ट, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 B1 B2 B1/B2 वगैरह वगैरह, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड पॉइंट। मतलब क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये बताने का है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, जिसका नाम लूँगा वही बताएगा, चिल्लाना नहीं एक साथ, कुछ भी नहीं। सेकंड में आ जाओ, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24। भूमिका जरा बताओ तो क्या है इसका हिसाब किताब? कोइंसिडेंट लाइन से हैं क्या? इनका आंसर सही है? सही है। यहाँ A1/A2 निकाला तो वैल्यू आ गई 9/18, 1/2, और B1/B2 निकाला मैं अंक, तो 3/6 जो कि आ गया 1/2। फिर C1/C2 निकाला 12/24, 1/2। ये C1 C2 कहाँ से आ रहा है? इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग,
नहीं यही गायब हो जाए। इससे कंपेयर A9 B1 3 C1 12, इसी तरह A2 B2 तीनों बराबर आ गए। तो जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है तो क्या मिलती है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। दोनों बातों में फ़र्क है। कोइंसिडेंट लाइन बोलने का मतलब है आपने ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन दिया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहने का मतलब है एल्जेब्रिक हिसाब दिया है। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, अगला करते हैं, इसको नोट कर लो, है तो बहुत आसान। तो सेकंड वाला भी उम्मीद कर लेंगे, सब में यही पता करने का है। तीसरे में आ जाओ। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 and C2 to find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. आयुष, consistent होने का मतलब क्या है? नहीं, consistent होने का मतलब क्या है राजनंदी? कंसिस्टेंट होने का मतलब है सर या तो लाइन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या तो कोइंसिडेंट लाइन। ये कंसिस्टेंट में आते हैं और इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइन आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशंस होते हैं तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। लाइन पेयर ऑफ लाइंस कब कब क्या होंगी? पेयर ऑफ लाइंस या लाइंस में भी कह सकते हैं, लेकिन लाइंस में कभी नो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ये बोलेंगे कंसिस्टेंट। दूसरा हो सकता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है हैविंग सॉल्यूशन, यहां नो सॉल्यूशन। अब हैविंग सॉल्यूशन में दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? A1 अपॉन A2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ज्योमेट्रिकली। क्या बोलती हो? इसके बाद इधर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 पैरेलल लाइंस, मतलब सॉरी ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में आएंगे तो बोलेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2 पैरेलल लाइंस। ये कहानी होती है। जब बोले कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट का हमेशा मतलब समझना होगा कि उसके पास सॉल्यूशंस हैं, एक है या बहुत सारे हैं ये अलग की बात है जरूर। ठीक, तो ये तो हो गया एक फ्लो चार्ट टाइप समझाने के लिए। अब कह रहा है ऐसे ही देख के बता दो हमको। तो राजवर्धन, तीसरे का पहला पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसको देख के बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। राजवर्धन बताएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 अपॉन B2 प्लस 2 अपॉन माइनस 3। अब यहीं पे दिख गया ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं तो यूनिक सोल्यूशन होगा C1 C2 देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। गलत लिख दिया कहीं? अरे माइनस ही सही। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन C1 C2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब अंशिका क्या समझा हमने? बोलो। इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट है। ये देखो एक सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। शिवेन समझे क्या? नोट करो, अगला करते हैं। चलो एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। 4th नंबर वाला पकड़ते हैं इसका। तो 4th नंबर वाला मयंक हमारे साथ है। मयंक बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का चेकिंग है आज, बता दो कैसे मालूम तुमको? तो A1 अपॉन A2 किया तो 5 अपॉन माइनस 10 यानी -1 अपॉन 2 आया। फिर हम लोगों ने B1 अपॉन B2 किया
तो -3/6 मतलब -½ तो अब अभी हमको C1 C2 चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 निकाला तो C1 का मतलब -11 उधर ले जाओगे ना, अपॉन +22 तो -1/2 तीनों बराबर हो गए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है या? अच्छी बात है, नोट करो, अगला देखते हैं आगे। हैं नोट कर लो। अच्छा रिया ठीक है बेटा? तुम मयंक, तुमको हम आगे बैठने को बोला, पीछे बैठ जाते हो तुम। हैं क्या हो गया? जगह रहती है, तुम आते हो। आज सबसे पहले कौन आया था? रजनीश। फिर तुम आए थे उसके बाद शायद। तो जगह कहाँ? चलो वो भी आया था, हम कहाँ मना कर रहे हैं वो नहीं आया था। नहीं, तुम्हारे लिए आगे की सीट खाली करवा दी जाएगी, चिंता ना करिए, आपको जगह मिलेगी। जो बच्चे टॉप कर सकते हैं उनको आगे ही बैठाया जाएगा। तो तुम टॉप कर सकते हो इसलिए आगे ही बैठो हमेशा। रजनीश की चिंता ना छोड़िए, अपनी कीजिए। अपन पढ़ाई में अपनी चिंता करो बेटा, वही अच्छी बात है। पढ़ाई में दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरा अपनी चिंता करेगा तभी भला होगा। पढ़ाई में दूसरे की चिंता करेंगे तो हो जाएगा कल्याण। फिर इसका चौथा क्वेश्चन लिखा है 3.2 का, बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है पता लगाइए और ग्राफिकली उसका सोल्यूशन भी बताइए। तो सपोज करिए चौथे वाले का हम लोग थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 2x + y - 6 बराबर 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो अपने को बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। A1/A2 2/4 यानी 1/2, फिर B1/B2 1/-2। तो ये तो दोनों बराबर रहे नहीं, यानी कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या है? कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होना और यूनिक सोल्यूशन है इसके। अब कह रहा है अगर सोल्यूशन है तो ग्राफिकली बनाओ। तो फोटो बना के देखना है कहाँ कट कर रहा है। तो डायग्राम बना लोगे इसका? तो सिखाने की जरूरत तो है नहीं। एक ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन को प्लॉट कर देना, जैसे 9th क्लास में करते थे। वो एक जगह काटेंगी, जहाँ काटेंगी उसका x और y निकाल लेना, वही इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। जैसे कि रफ फिगर मान लो ऐसे कहीं लाइन काटी यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, इसको नाप लेना, दिस इज x, और ऐसे करना, दिस इज y। तो x, y इज द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट P। खेल खत्म, यही सोल्यूशन हो गया, है ना राजनंदी? ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। देखिए कितना सरल है। एक गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मोर है विड्थ की। अगर विड्थ को हम मान लें b, तो लेंथ कितनी है बेटा? b + 4। एक्स वाई लेते हो तो एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, नहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको। इसको x ले लो और इसको हम लोग y ले लेते हैं, तो तुम्हारे जैसा x + 4 दिखेगा ये। और कह रहा हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36। इसका हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो हाफ पेरीमीटर क्या हुआ? हाफ पेरीमीटर है टोटल पेरीमीटर का आधा। तो हाँ, तो टोटल पेरीमीटर कितना हुआ बेटा इसका? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 2 लिखा। लेंथ कितनी है? लेंथ इज y एंड ब्रेथ इज x।
2 और y की जगह लिखा x प्लस 4 प्लस x, तो 2 लिखा 2x प्लस 4, और हाफ पेरीमीटर कितना हो गया इसका आधा, पेरीमीटर अपॉन 2, यानी इसका हाफ कर दो, तो आ गई वैल्यू 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 की वैल्यू दे रखी है 36, तो x कितना आ गया बेटा 16। तो डायमेंशन क्या होगी, x हो गया 16 और यहाँ रखोगे 16 तो आ जाएगा 20। ये आंसर आ गया बस।